सभी को नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है मांग अर्थात डिमांड। इस वीडियो में अपन मांग के संबंध में मूलभूत अवधारणाएं जैसे मांग का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, इसके प्रकार को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि मांग है क्या। क्योंकि जैसा अपन जानते हैं कि अर्थशास्त्र के अंदर दो कंसेप्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, मांग और पूर्ति। ये पूरा अर्थशास्त्र इन्हीं दो अवधारणाओं पर आकर टिकता है। तो उसमें से पहला कंटेंट जो हमारा मांग है, अपन उसको समझने की कोशिश करते हैं। मांग को समझने से पहले हमें दो वर्ड को और समझना पड़ेगा। एक हमारी होती है इच्छा, एक हमारी होती है आवश्यकता और एक हमारी होती है मांग। एक सामान्य व्यक्ति से यदि कहा जाए तो उसके लिए इच्छा, आवश्यकता और मांग, इन तीनों के बीच में कोई फर्क नहीं होता। लेकिन जब एक इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट के लिए कहा जाए तो ये इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट के लिए तीनों शब्द अपने आप में काफ़ी अलग होते हैं। एक इकोनॉमिक्स के एंगल से देखें तो इच्छा आपकी एक कल्पना है। इट मीन्स एक विलिंगफुल डिजायर है जो आप पाना चाहते हो। क्योंकि इंसान की हजारों ख्वाहिशें होती है, तो उनमें से वो किसी भी चीज़ के बारे में जो कल्पना करता है कि वो चीज़ उसे मिलनी चाहिए, तो उसको हम इच्छा कहते हैं। अब ये इच्छा आवश्यकता में कन्वर्ट होती है। क्योंकि इच्छा सबसे पहली स्टेज है, बहुत सारी हमारी इच्छाएं होगी, उन इच्छाओं में से आवश्यकता कौन सी बनेगी, मतलब हमारी वे इच्छाएं जो आवश्यकता बनती है उसके लिए उनको तीन चीज़ें होनी जरूरी है। पहली चीज़, हमारी वो इच्छा है वो प्रबल होनी चाहिए। इसका मतलब हमारा उपभोक्ता उस वस्तु को प्राप्त करने की बड़ी तीव्र इच्छा रखता है। दूसरी है, हमारे पास पर्याप्त साधन होने चाहिए, क्योंकि इनके बिना हम हमारी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकते। इच्छा और आवश्यकता के बीच सबसे बड़ा फर्क भी यही है। इच्छा केवल कल्पना है, ये कोरी कल्पना है। इट मीन्स इनकी पूर्ति के लिए आपके पास में साधन नहीं है। यदि साधन है तो वो इच्छा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आवश्यकता में। तो आवश्यकता बनने के लिए वो इच्छा प्रभावी होनी चाहिए। उस इच्छा की पूर्ति के लिए आपके पास पर्याप्त साधन भी होने चाहिए, और सबसे जरूरी, आप उन साधनों को त्याग करने की इच्छा भी रखते हो। क्योंकि मान लीजिए आपके पास में पैसा भी है, आपको कोई चीज़ खरीदनी भी है, लेकिन उस चीज़ को खरीदने के लिए आप पैसा खर्च नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में वो वापस आपकी आवश्यकता नहीं होगी, वो आपकी क्या रहेगी, केवल इच्छा। तो ये तीनों चीज़ें जब पूरी हो जाती है तो आप मान के चलिए अब आपकी इच्छा आपकी आवश्यकता का रूप ले चुकी है। तो इंसान की अनंत इच्छाओं में से आवश्यकता क्या बनेगी, वे इच्छाएं जो प्रबल है, जिनकी पूर्ति के साधन है, और उन साधनों को हम त्याग करने की इच्छा भी रखते हैं। तो ज्यों ही ये तीन चीज़ें कंप्लीट हो जाती है तो अब आपकी डिजायर किस में बदल चुकी है, आपकी नीड में। और जब ये आपकी नीड दो चीज़ों के साथ मिल जाती है, एक सर्टेन टाइम यानी निश्चित समय और निश्चित कीमत, मीन्स आपको जो चीज़ चाहिए वो निश्चित समय में चाहिए और एक निश्चित कीमत पर चाहिए, तो अब ये आपकी आवश्यकता आपकी डिमांड का रूप ले चुकी है। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि इंसान की हजारों ख्वाहिशें होती है, लेकिन उन इच्छाओं में से आवश्यकता केवल वो ही बनेगी जो इन तीन चीज़ों को पूर्ण करेगी। प्रभावी इच्छा, पर्याप्त साधन और साधनों को त्यागने की इच्छा। जब इंसान की ये कोई भी इच्छा इन तीन क्राइटेरिया को पूरा कर लेती है तो वो इच्छा आवश्यकता बन जाएगी। और ये आवश्यकता जब निश्चित समय और निश्चित कीमत के साथ मिलती है तो वो आपकी डिमांड का रूप ले लेती है। इस प्रकार अर्थशास्त्र में इच्छा, आवश्यकता और मांग तीनों अलग अलग है और प्रत्येक का अपना एक विशिष्ट अर्थ होता है। तो ये होती है इच्छा, आवश्यकता और मांग। अब अपन एक साधारण दृष्टिकोण से देखते हैं या नॉर्मली पढ़ने के वजह से कि भाई मांग है क्या। तो देखिए, ये वस्तु का हमारा एक पूरा संग्रहण पड़ा हुआ है।
इसमें से केवल इतनी मात्रा जिसे मैं क्या करना चाहता हूँ, खरीदना चाहता हूँ। तो मांग का अर्थ क्या हुआ? मांग किसी वस्तु की, ये पूरा वस्तु है, मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है, केवल वो मात्रा जिसे वो निश्चित कीमत, क्योंकि ये दो सबसे जरूरी चीजें हैं, और निश्चित समय। मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता निश्चित कीमत और निश्चित समयावधि में क्या करना चाहता है, खरीदना चाहता है। तो हमारा उपभोक्ता एक निश्चित कीमत और निश्चित समयावधि में जितना भी सामान खरीदना चाहता है, वो सामान ही हमारी क्या कहलाएगी, मांग। तो मांग वस्तु का वह भाग है जिसे हमारा उपभोक्ता एक निश्चित कीमत और निश्चित समयावधि में खरीदना चाहता है या खरीदने को तत्पर है। तो ये वाली मात्रा ही इकोनॉमिक्स में क्या कहलाती है, उस उपभोक्ता की मांग। अब मांग को अपन थोड़ा और विस्तृत रूप में समझने के लिए एक छोटा सा हेडिंग पढ़ते हैं, मांग अनुसूची, या जिसको अपन मांग सारणी भी कह सकते हैं, मांग तालिका भी कह सकते हैं, या आप उसे मांग अनुसूची भी कह सकते हैं। ये सब एक ही नाम है, कुल मिला के डिमांड टेबल। तो ये डिमांड टेबल है क्या? देखिए, जैसा हम जानते हैं, यदि अपन थोड़ी देर को मांग और सारणी इन दोनों शब्दों को अलग अलग देखें, तो मांग का अर्थ अपन ने यहाँ देखा है, सारणी का अर्थ ये होता है स्टेट के अनुसार व्यवस्थित रूप से अपन पंक्ति और खानों का जो ढांचा बनाते हैं अपन, एक सुव्यवस्थित ढांचा, उसी को अपन सारणी कहते हैं। तो ये जो अपन एक सुव्यवस्थित तरीके से कोई फ्रेम बना रहे हैं रॉ और कॉलम की, तो इसी को अपन सारणी कहते हैं। अब चूंकि अपन कह रहे हैं मांग सारणी, तो यदि मैं ये तालिका या सारणी मांग की बना दूं, तो इसी को अपन क्या कहेंगे, मांग सारणी। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक छोटा सा ये एक टेबल बनाई, यहाँ पर ये वस्तु की कीमत और ये मात्रा, 1 रुपये पर वो 10 इकाइयाँ खरीदना चाहता है और 2 रुपये पर 5 इकाइयाँ। तो इस टेबल ने मुझे क्या बताया कि ये मेरा उपभोक्ता इस कीमत पर इतना सामान खरीदना चाहता है और इस कीमत पर इतना। तो मांग सारणी या मांग तालिका क्या है? मांग तालिका यह दर्शाती है कि उपभोक्ता अलग अलग कीमत पर कितनी कितनी मात्रा खरीदना चाहता है। तो इस टेबल ने हमको क्या सिखाया कि ये टेबल हमको ये बताएगी कि हमारा कंज्यूमर है वो अलग अलग प्राइस पर कितनी कितनी मात्रा खरीदने को तत्पर है। तो हमारा उपभोक्ता अलग अलग प्राइस पर जो जो मात्रा खरीदना चाहता है, उसी टेबल को इकोनॉमिक्स में हम क्या कहेंगे, मांग सारणी या मांग तालिका या फिर मांग अनुसूची। अब इसके प्रकार की बात करते हैं। तो मांग अनुसूची 2 प्रकार से होती है। पहली वाली होती है व्यक्तिगत मांग तालिका। इसका मतलब कि नाम से स्पष्ट है कि भाई जो तालिका व्यक्तिगत है, इसका मतलब एक व्यक्ति की मांग को दर्शाने वाली तालिका। व्यक्तिगत मांग तालिका एक व्यक्ति, यहाँ पर हमारा व्यक्ति कौन है, उपभोक्ता। तो व्यक्तिगत मांग तालिका एक उपभोक्ता की मांग को दर्शा रही है। जैसा आपने देखा ये वाला उदाहरण, क्योंकि इसमें मैंने केवल एक व्यक्ति के बारे में जिक्र किया है, ये हमारा एक्स उपभोक्ता है। तो ये एक्स उपभोक्ता 1 रुपये पर 10 इकाइयाँ खरीदना चाहता है और 2 रुपये पर 5। तो इस टेबल में केवल एक्स उपभोक्ता का जिक्र किया है, इसलिए ये किसका उदाहरण है, व्यक्तिगत मांग तालिका का। इसका एक दूसरा रूप भी होता है जिसे अपन बाजार मांग तालिका कहते हैं। क्योंकि बाजार मांग तालिका जैसा आप देख रहे हैं कि इसके नाम में है बाजार। बाजार का मतलब भीड़ होती है कि नहीं होती, क्योंकि वहां पर हम लोगों का बड़ा जन समूह देखते हैं। तो इसको याद रखने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं, भीड़ है इसका मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे, एक समूह तो तभी बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई मांग तालिका 2 या 2 से अधिक उपभोक्ता की मांग को दर्शाती है, तो उसी तालिका को हम क्या कहेंगे, बाजार मांग तालिका। जैसे इस वाले उदाहरण में यहाँ मैंने केवल एक्स उपभोक्ता लिया था। अब मान लीजिए ये एक्स की डिमांड ऐसी है, इसके साथ साथ मैंने एक कंज्यूमर और लिया वाई वाला, वो है इस पर 20 इकाइयाँ और इस पर 10 इकाइयाँ खरीदता है।
मैंने एक उपभोक्ता और लिया जेड, तो ये एक्स वाई जेड ये मेरे कंज्यूमर है, ये मेरे उपभोक्ता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि इनको अलग अलग, मतलब 3 उपभोक्ता लिए मैंने। तो चूंकि मांग तालिका जो बाजार वाली अपन कह रहे हैं, तो बाजार तालिका में 2 या 2 से अधिक होने चाहिए, तो यहाँ 2 से अधिक 3 उपभोक्ता है। अब इन 3 उपभोक्ता की जो योग करेंगे अपन, ये तीनों उपभोक्ता मिलकर कितना सामान खरीदना चाहते हैं, यानी बाजार में 1 रुपये पर एक्स उपभोक्ता केवल 10 इकाई खरीदना चाहता था, लेकिन ऐसे ही है, मतलब तीनों उपभोक्ता मिलकर 10, 30 और 45। तो इस प्रकार से हम क्या कहते हैं कि बाजार में यदि एक उपभोक्ता 10 इकाइयां खरीदना चाह रहा था, लेकिन तीनों मिलकर 1 रुपये पर कितना खरीदना चाह रहे हैं, 45, तो ये क्या कहलाएगी, बाजार मांग। और ये एक व्यक्ति की जब देख रहे थे तो वो क्या कहलाती थी, व्यक्तिगत मांग। और इसी प्रकार 2 रुपये पर आप देख सकते हैं तीनों उपभोक्ता मिलकर कितनी इकाइयां खरीदना चाहते हैं, 20 इकाइयां। तो ये जो तीनों का सामूहिक रूप से हमको जो बता रहा है वही हमारी क्या है, बाजार मांग। और यदि एक का देखते हैं तो वो व्यक्तिगत मांग। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि बाजार मांग तालिका 2 या 2 से अधिक उपभोक्ता का जब सामूहिक रूप से देखा जाता है तो वही क्या कहलाती है, बाजार मांग। अब अपन देखते हैं कि मांग के प्रकार कितने होते हैं। तो इस वाले हेडिंग में अपन ये सीखे कि मांग के प्रकार कितने प्रकार के हैं। नॉर्मली मांग को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ते हैं हम, लेकिन चूंकि यहाँ पर उसके कुछ और भी प्रकार है जिनका जिक्र भी हम करेंगे। तो अब अपन पढ़ रहे हैं मांग के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिमांड। नॉर्मली मांग के कई प्रकार है, जिनमें सबसे पहला है कीमत मांग। कीमत मांग, इसको अपन प्राइस डिमांड बोलते हैं। अब कीमत मांग ये क्या होती है, तो इसके शब्दों में इसका अर्थ छुपा हुआ है, कीमत और मांग। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि कीमत और मांग के बीच का जो संबंध है उसी को अपन क्या कहते हैं, कीमत मांग। तो इसको अपन थोड़ा सिस्टमेटिक ऐसा लिख सकते हैं कि जब डिमांड और प्राइस के बीच का संबंध, ये डिमांड और ये प्राइस, तो प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में जो चेंज आया उसको अध्ययन अपन जिसके अंतर्गत करते हैं वो हमारी क्या होती है, कीमत मांग। तो कीमत मांग यह दर्शाती है कि हमारा उपभोक्ता अलग अलग कीमत पर कितनी कितनी मात्रा खरीदना चाहता है। तो कीमत मांग का अर्थ अपन क्या कहेंगे, कीमत मांग यह दर्शाती है कि उपभोक्ता अलग अलग कीमतों पर कितनी कितनी मात्रा खरीदना चाहता है। नॉर्मली क्या हो रहा है कि प्राइस और मात्रा के बीच में विपरीत संबंध देखने को हमें मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मैं प्राइस लिख रहा हूँ 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, ये सब रुपीज में, ठीक है, और ये यूनिट में। तो यहाँ पर 30 इकाइयाँ, 20 इकाइयाँ, 10 इकाइयाँ। तो ये है जो उदाहरण, ये किसका उदाहरण है, ये हमारी कीमत मांग का है। कीमत मांग का क्यों है, क्योंकि अभी अपन ने सीखा है कीमत मांग है क्या, यह दर्शाएगी कि अलग अलग कीमत पर हमारा उपभोक्ता कितनी कितनी मात्रा खरीदना चाहता है। तो ये टेबल हमको क्या सिखा रही है कि हमारा उपभोक्ता 1 रुपये पर 30 इकाई खरीदना चाह रहा है, 2 रुपये पर 20 इकाई खरीदना चाह रहा है और 3 रुपये पर 10 इकाई खरीदना चाह रहा है। तो ये जो चीज़ है इसी को अपन कहते हैं कीमत मांग। और इसका डायग्राम जब अपन बनाते हैं तो जैसा आप डायग्राम सभी लोग भली भांति परिचित है, तो यहाँ पे हमारी प्राइस, यहाँ पर हमारी क्वांटिटी, और चूंकि इनके बीच में विपरीत संबंध है तो इस तरह से हमारा मांग वक्र हमको मिल जाता है। मीन्स कीमत घटने पर मात्रा बढ़ जाएगी और कीमत बढ़ने पर मात्रा घट जाएगी। तो ये है पहला प्रकार कीमत मांग। फिर इसका दूसरा प्रकार जो हम पढ़ते हैं वो है आय मांग, इनकम डिमांड। आय मांग भी इसके नाम की तरह, जैसे ये हमारी डिमांड और ये यहाँ पर अब मैं इसकी इनकम लिख रहा हूँ। तो आय मांग हमें क्या दर्शा रही है, आय मांग यह बताती है कि हमारा उपभोक्ता आय के अलग अलग स्तर पर
कितनी कितनी मात्रा खरीदना चाहता है। तो हमारा उपभोक्ता आय के जो अलग अलग स्तर है उस पर जितनी जितनी मात्रा खरीदना चाहता है उसी को हम कहते हैं आय मांग। इसी को अपन एक छोटे से उदाहरण से भी देख सकते हैं कि जैसे आय मांग वैसे आपको मैं बता दूं दो तरह से हमको देखने को मिलेगी कि एक तो है ये श्रेष्ठ वस्तुओं के संबंध में और दूसरी ये निकृष्ट या घटिया वस्तुओं के संबंध में, मीन्स इंफीरियर गुड्स। तो देखिए आय मांग श्रेष्ठ वस्तुओं के संबंध में क्या होती है, इस तरह से होती है। हमारा उपभोक्ता ज्यों ज्यों पैसा वाला बना, ये उसकी इनकम और ये उसकी मात्रा। हमारा उपभोक्ता ज्यों ज्यों ज़्यादा पैसे कमाने लग रहा है, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में आप देखोगे वो जिस वस्तु का प्रयोग करता था उसकी मात्रा भी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। मैं आपको समझाने के लिए केवल ऐसा लिख रहा हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये उसी अनुपात या प्रोपोर्शनली बढ़े, ये किसी भी ढंग से बढ़ सकते हैं। लेकिन जरूरी क्या है, आय बढ़ने के साथ साथ ये मात्रा बढ़ेगी। तो ऐसा किन वस्तुओं में होता है, श्रेष्ठ वस्तुओं में। तो आय मांग क्या थी, अलग अलग आय पर उपभोक्ता कितनी कितनी मात्रा क्रय करना या खरीदना चाहता है। तो ये हमारी आय मांग है। आय मांग दो तरह से होगी। श्रेष्ठ वस्तुओं के संबंध में आय मांग कैसी होती है, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, अर्थात इनकम बढ़ी तो मात्रा भी बढ़ी। और इसका डायग्राम नॉर्मली हम पॉजिटिव वे में देख सकते हैं, जहां पर हमारी इनकम बढ़ने पर हमारी मात्रा भी लगातार बढ़ रही है। तो ये वाली स्थिति आई तो ये हमारा मांग वक्र। दूसरी तरफ अपन निकृष्ट वस्तु यानी कि घटिया वस्तुओं का देखते हैं, तो यहाँ पर हमें थोड़ा उल्टा संबंध देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा उपभोक्ता ज्यों ज्यों पैसा वाला बन रहा है, ठीक है, वो अमीर बनता जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, अपनी वस्तुओं को जो पहले यूज करता था उनका प्रयोग कम कर रहा है। ज्यों उसने ज़्यादा पैसा कमाया, आप देख सकते हो कि वो उसका यूज है वो धीरे धीरे कम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ऐसी वस्तुएं जो आय में वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है उन्हें क्या कहते हैं, निकृष्ट वस्तुएं। और निकृष्ट वस्तुओं के संबंध में आय मांग कैसी होगी, ऋणात्मक, नेगेटिव वाली, अर्थात इनकम बढ़ने पर हमारा उपभोक्ता ज्यों ज्यों पैसा वाला हो रहा है उस वस्तु की मात्रा कम करेगा। तो ऐसे में हमारा डिमांड कर्व ऐसा नेगेटिव मिलेगा। तो ये हमारी आय मांग थी, जहां पर आय बढ़ने पर मात्रा घटती है। फिर इसकी एक और प्रकार होता है, तीसरा प्रकार, जिसको अपन आड़ी मांग या आप लोग उसको तिरछी मांग भी कहते हैं। तो ये हमारा इसका तीसरा टाइप है जिसको अपन क्रॉस डिमांड बोलते हैं। तो ये क्या है, इसमें क्या होता है कि हमारा उपभोक्ता एक वस्तु की मात्रा और कीमत दूसरी वस्तु की, जबकि आपको ध्यान होगा तो कीमत मांग में मात्रा भी x की थी और कीमत भी x की थी। लेकिन आड़ी मांग में क्या होता है कि कीमत तो एक वस्तु की होती है और मात्रा दूसरी वस्तु की होती है, तो दोनों वस्तुएं अलग अलग होती है। तो एक वस्तु की कीमत का दूसरी वस्तु की कीमत के साथ जो प्रभाव देखा जाता है वो क्या है, आड़ी मांग। तो आड़ी मांग का अर्थ क्या हुआ, एक वस्तु की अलग अलग कीमतों पर संबंधित दूसरी वस्तु की जितनी जितनी मात्रा खरीदी जाती है उसे क्या कहते हैं, आड़ी या तिरछी मांग। तो यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज किया है कि एक वस्तु की अलग अलग कीमतों पर संबंधित दूसरी वस्तु। तो ये जो संबंधित दूसरी वस्तु है ये दो तरह से आपको मिल सकती है। मीन्स आपकी जो संबंधित दूसरी वस्तु है वो आपको दो तरह से मिल सकती है। या तो आपकी ये संबंधित वस्तु क्या हो सकती है, स्थानापन्न, या क्या हो सकती है, पूरक, या तो सब्स्टिट्यूट गुड्स हो सकती है या कॉम्प्लीमेंट गुड्स हो सकती है। यदि ये वस्तु स्थानापन्न है तो आप देखोगे इनके बीच में आपको धनात्मक संबंध देखने को मिलेगा। मीन्स जो ही आपका प्रतिस्पर्धी महंगा होगा तो आप देखोगे अपने को खूब ज़्यादा फायदा होगा। तो ऐसी स्थितियों में मांग वक्र धनात्मक होगा। जैसे चाय वाला जो प्राइस बढ़ाएगा कॉफ़ी वाले की डिमांड बढ़ेगी।
लेकिन पूरक वस्तुओं में हमें यह ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव रिलेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होगा, कार की कीमतों में कमी होने पर कार ज़्यादा बिकेगी, और कार ज़्यादा बिकेगी तो पेट्रोल भी ज़्यादा बिकेगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं पूरक वस्तुओं में ये ऋणात्मक देखने को मिलता है। तो आड़ी मांग एक वस्तु की कीमत का, या मैंने कीमत y के लिए, लेकिन मात्रा किसकी देख रहा हूँ, x की। तो एक वस्तु की कीमत का दूसरी वस्तु की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, संबंधित वस्तु। ये संबंधित वस्तु दो प्रकार से होगी, स्थानापन्न होगी या पूरक होगी। स्थानापन्न वस्तुओं में धनात्मक होगा, जबकि पूरक वस्तुओं में ऋणात्मक होता है। अब अपन इसके साथ इसके कुछ और टाइप्स भी है जिनको भी फटाफट देख लेते हैं। एक इसका टाइप होता है अपन संयुक्त मांग। संयुक्त मांग का मतलब ये होता है जॉइंट डिमांड, कि जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा बढ़िया एग्जांपल है ये, जैसे आपको चाय बनानी है तो आपको शक्कर चाहिएगी, मीन्स चीनी की जरूरत पड़ेगी, आपको चाय पत्ती की जरूरत पड़ेगी, आपको दूध की जरूरत पड़ेगी। तो चूंकि आपको चाय बनानी है इसलिए आप सबको एक साथ खरीद लेते हो। तो ये किसका उदाहरण है, संयुक्त मांग का। तो जब किसी चीज के निर्माण में लगने वाली सभी चीजों को एक साथ में अपन डिमांड करते हैं तो वो कहलाती है संयुक्त मांग। इसी का मिलता जुलता एक और आता है सामूहिक मांग। सामूहिक मांग थोड़ी सी अलग है। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी चीज है, ये हमारी जो वस्तु है उसका अलग अलग खूब कार्यों में प्रयोग होता है। तो जब उस वस्तु को है सबके लिए डिमांड करते हैं तो वो कहलाती है सामूहिक मांग। जैसे कि मान लीजिए आपने है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी है डिमांड कर रहे हैं, उससे फैन भी चलेगा, एसी भी चलेगा, कूलर भी चलेगा, वॉशिंग मशीन भी चलेगा। तो ये वाली है अपनी सामूहिक मांग कहलाती है, जिसका सभी कार्यों में प्रयोग किया जाता है। एक और हमारी आती है व्युत्पन्न मांग, डेरिवेटिव डिमांड। व्युत्पन्न मांग का मतलब ये है कि आपको आपका घर बनाना है। अब घर बनाना है इसलिए आपको सीमेंट की जरूरत है, आपको पत्थर की जरूरत है। यदि घर नहीं बनाते तो आप इनका क्रय भी नहीं करते। तो किसी वस्तु का निर्माण करना है इसलिए हमें उसकी जरूरत है। तो अब इसकी वजह से जैसे आपके घर पे अब लेबर भी आप बुलाओगे, तो चूंकि घर नहीं बनाते तो लेबर नहीं बुलाते, इसलिए किसी एक वस्तु के निर्माण की वजह से दूसरी वस्तु की जो मांग बढ़ती है वो क्या कहलाती है, व्युत्पन्न मांग। तो ये है हमारा जो श्रम है वो भी किसका उदाहरण है, व्युत्पन्न मांग का। क्योंकि यदि हमें कोई कंस्ट्रक्शन या कोई प्रोडक्शन कार्य नहीं करना है तो हम लेबर को नहीं बुलाएंगे, इसलिए ये भी व्युत्पन्न मांग का उदाहरण कहलाता है। तो ये हमारे कुछ मांग के उदाहरण थे जो आज हमने डिस्कस किए थे। थैंक यू।